बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई बता दे मुझे कि आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई एक आध बच्चा बता दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? मेरी तो आवाज़ जा रही है ना जी। कोई नहीं बोल रहा, क्या चक्कर है? जी आकिब शाहिद। जी सर, आवाज ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमने दो बेसिक डिस्कशन कैश फ्लो के ऊपर की हैं। आज की जो हमारी ये वाली सिटिंग होगी, ये निशिस्त होगी। निशिस्त तो नहीं खाना चाहिए, आप उधर बैठे हम यहाँ बैठे हैं, निशिस्त इसे थोड़ी कहते हैं। तो बहरहाल आज की जो हमारी ये क्लास होगी, डिस्कशन होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमने पीछे दो लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग ली है, आज उसको मैं एक प्रैक्टिकल जो है वो मोड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड ऑल दैट ना। देखें, कैश फ्लो बनाने की दो टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स कह लें, मेथड कह लें, ये दो मेथड हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी जिसमें मैंने कैश अकाउंट से वो कैश फ्लो बनाई थी, वो मोर और लेस डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की पहचान ये है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर हर एक्टिविटी का कैश। अच्छा, एक और बात बता दूं, हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीन एक्टिविटीज है ना, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डिफरेंशिएशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए है। बाकी जो दो एक्टिविटी हैं उनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं। ठीक है, यानी बल्कि मुझे ऐसे वैसे डिस्कशन ऐसे होती है, किताबों में भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक और तरह से भी अभी आपको बताता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी के कैश फ्लो के लिए है, और वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। बाकी जो दो एक्टिविटी हैं उसके कोई दो मेथड नहीं, उनका एक ही मेथड है, और वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं ना कैश फ्लो थ्रू डायरेक्ट मेथड, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी डायरेक्ट होती है, इन्वेस्टिंग भी डायरेक्ट होती है, फाइनेंसिंग भी डायरेक्ट होती है। और जब हम कहते हैं कैश फ्लो थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, तो उसमें ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट होती है, लेकिन फाइनेंसिंग डायरेक्ट ही होती है, और इन्वेस्टिंग भी डायरेक्ट ही होती है, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के दो मेथड नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है, उसका एक ही मेथड है, और वो क्या है? वो है डायरेक्ट कैश फ्लो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड्स हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैं ऐसे अगर लिख दूं कि जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो एक ही मेथड है, और वो है डायरेक्ट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो एक ही मेथड है, और वो है डायरेक्ट। दैट्स ऑल, समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये जो मैं ब्लॉक में बात लिखी है, तो इस मेथड के इस ये जो ब्लॉक से पता चलता है कि यार ऑपरेटिंग के ही दो मेथड हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
बाकी तो दोनों के डायरेक्ट मेथड। यानी जब हम कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं फिर तो तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट होना है, ऑपरेटिंग का भी, इन्वेस्टिंग का भी, फाइनेंसिंग का भी। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन जिस वक्त मैं इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाता हूं तो फिर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट होता है लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का उसमें भी डायरेक्ट ही होता है। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की सेग्रीगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो की दो जो टेक्निक्स हैं उसकी वजह से। ये बात क्लियर हुई है जी? जरा हैंड रेज करवाओ। ये बात सबको समझ आई है? जिनको समझ आई है वो अपना हैंड रेज करें, शाबाश, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ओके, जिन लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई, ओके दैट्स फाइन, आ गई जी ऑलमोस्ट सब लोगों को, क्लोज करो जी। ओके, अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रही है? नहीं, वो हैंड राउंड कर रहे हैं, ठीक, ओके, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा आगे। आगे चलने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो है ना, अब मुझे आपको ये दोनों सिखाने हैं, जाहिर है ये भी सिखाने हैं, लेकिन पहले हम इन दोनों को आपस में सेग्रीगेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैश फ्लो है उसको। आगे चलो जी, शीट अगली चाहिए, ऊपर कर दो, स्क्रॉल कर दो। ओके, देखें, अच्छा मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि यार इसका रॉ मटेरियल क्या होगा। रॉ मटेरियल मीन इसकी रेसिपी क्या है, इस डिश को बनाने के लिए, कैश फ्लो की डिश को बनाने के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए। हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए और इनकम स्टेटमेंट चाहिए। जिस साल की हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस साल के हवाले से। अगर मैं 31 दिसंबर 2019 की कैश फ्लो बना रहा हूं तो मुझे इनकम स्टेटमेंट चाहिए 31 दिसंबर 2019 की, और मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए 31 दिसंबर 19 की, और साथ क्या चाहिए, 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट भी चाहिए। वो ओपनिंग बन जाएगी ना, 1 जनवरी 19 या 31 दिसंबर 18 एक ही बात है। तो ये बेसिकली हमारी रेसिपी है जिससे हमने क्या करना है, कैश फ्लो तैयार करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखें, ये क्या कह रहे हैं भाई? जी भाई, जी आतिफ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? जी अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज आते हेलो आते मेरे बंद हो गई है फिर। हाँ जी, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही जी, सर, या आवाज में आवाज कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ रही। जी हाफिज अतीक से पूछो, आवाज आ रही है? जी हाफिज अतीक, अस्सलाम आवाज वालेकुम आ सर। रही है? वालेकुम सलाम। सर आ रही है आवाज? आ रही सही है, आ रही? सही आ रही है। वो कौन था भाई? आतिफ था। आतिफ अपना यार हेडफोन चेक करो, बाकी लोगों को आवाज, तलहा बुखारी से भी पूछ लो, एक और कंफर्मेशन कर लो। जी तलहा, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुनीब, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आतिफ साहब आप अपना हेडफोन चेक करें, क्योंकि आपकी आवाज मुझे भी आते आते बिल्कुल कट जाती है। ठीक है, तो अपना हेडफोन जल्दी से चेक कर लें। ओके, ये जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये जो एसेसरीज है ना, ये बहुत टॉप क्लास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम मोबाइल ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए वाला, तो अब क्लासों का मामला है तो इसके अंदर आपका आपका जो लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास जो हेडफोन्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। ना कि मोबाइल खोल के तो उसके ऊपर यूं अंधों की तरह लगे हुए हों, ना पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। तो जो भी है ओके सोके होके अपनी सेविंग सेविंग उधर उधर से करके कोई नॉर्मल सा लैपटॉप ले लें, आजकल कौन सा कोई इतने महंगे आते हैं, और साथ अपने हेडफोन लें अच्छे से और आराम से क्लास को एंजॉय करें। अगर फोन पे खोल के बैठे रहेंगे या वो फोन वाली हैंड फ्री लगा के कभी इधर कर रहे हैं कभी इधर कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। ये देखिए हमने भी तो लगाए हुए ना, 8-8, 9-9 सौ, 1000, 1200 का होगा, 1500 का होगा ज्यादा से ज्यादा, आइडियोनिक के या जो एक दो और कंपनी है वहां से जाके हेडफोन लेके आए। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारी रेसिपी है।
या तो पूरी मुकम्मल ये दोनों बैलेंस शीट दी हुई होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग, और मुकम्मल इनकम स्टेटमेंट बनी होगी, या कम अज कम, ये मेरा सेंटेंस गौर से सुनिएगा, या कम अज कम डाटा ऐसा दिया हुआ होगा जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा जो कैश फ्लो के लिए जरूरी है, और इनकम स्टेटमेंट की वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा जो कैश फ्लो के लिए जरूरी है। मतलब पूरी एग्जैक्ट बैलेंस शीट और ओपनिंग और क्लोजिंग शायद ना उस तरह से बनी हुई हो, मतलब वो जो एक प्रेजेंटेबल तरीका होता है बैलेंस शीट का, शायद वैसे ना हो। मसलन क्या लिखा हुआ होगा कि एसेट साइड पर डेटर लिखे हुए होंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखी हुई होगी, ठीक है। जबकि हम प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, डेटर में से प्रोविजन को माइनस करते हैं। ड्राइंग मुमकिन है एसेट साइड पर लिखी हुई हो, हम क्या करते हैं कैपिटल में से माइनस। तो ये इंफॉर्मेशन तो वही है ना जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये फिर एंड किया है जी भाई, जी आतिफ, सर मेरी आवाज आ रही है? कट रही है भाई आपकी आवाज। सर मेरी तरफ इंटरनेट का मसला था सर अभी, और मुझे वो पिछली 2-3 चीजें समझ ही नहीं आई क्योंकि मेरी तरफ से मसला आ रहा था। अभी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन वो जो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज बताई मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके इसको एक्सप्लेन करने की। ओके, मैंने अभी तक ये बताया है कि जो दो मेथड हैं कैश फ्लो बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कैश फ्लो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो है वो डायरेक्ट से ही होता है। तो कैश फ्लो अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि सिर्फ ऑपरेटिंग का कैश फ्लो इनडायरेक्ट होगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डायरेक्ट ही होगा। और अगर आप कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो ऑपरेटिंग का भी डायरेक्ट होगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो डायरेक्ट होना ही होना है। उसके बाद मैंने आपको ये रिपीट की है बात कि जी जो हमने पहले जो था कल मैंने बताया था कि कैश फ्लो बनाने के लिए ये चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जिस साल की हम कैश फ्लो बनाना चाह रहे हैं उस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस साल की इनकम स्टेटमेंट और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, या मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं बनी होगी, बैलेंस शीट जैसा डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा कि देखेंगे कि एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं बनी हुई होती, बल्कि उस तरह का डाटा दिया हुआ होता है जो बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जो मैं बात करने लगा हूं इसको जरा गौर से समझना। देखें, इनकम स्टेटमेंट इन्वॉल्व होगी कैश फ्लो बनाने में, ये मैंने बता दिया कि इसकी ये रिक्वायर्ड होती है। अब इनकम मुझे एक, अब एक्चुअली फिजिकली अगर आप सामने बैठे होते तो मुझे थोड़ा आसानी होती। जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, क्या उसका मतलब ये होता है, अगर एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आप देखते हैं और उसके अंदर आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज लाइक 300,000, 3 लाख प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि क्या इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास 3 लाख रुपया कैश आया? कोई बताएगा जी मुझे हैंड रेज करके। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में 3 लाख रुपया प्रॉफिट फॉर द ईयर आया, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 3 लाख रुपए का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आया है? यानी इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट होता है, क्या उसका मतलब ये होता है कि उतना कैश कंपनी को आया? हाँ जी, अदनान मिर्जा बताएगा जी। नो सर। नो सर। अब्दुल्ला फैज बताएगा। नो सर। नो सर। आकिब शाहिद बताएगा। नो सर। नो सर। मोस्टली लोगों का ख्याल है, मोस्टली क्या सब ने कहा नो सर, ठीक है। अब ये लोग नो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उसके अंदर सेल का कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही होता है ना, ये जब इनकम स्टेटमेंट बनती है, यहां से स्टार्ट करते हैं,
सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम लिखते हैं, ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हम लिखते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पर पहले क्या निकलता है, पहले निकलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट माइनस होता है, ठीक है। फिर क्या निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, और ये फिर आता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये देखिएगा जरा, ठीक है जी। लाइक एक कंपनी ने 5 लाख रुपए की सेल की, मैं छोटे छोटे फिगर रखूंगा। 3 लाख रुपया उसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, 2 लाख उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको 20,000 रुपया उसको लॉस हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फलां फलां फलां, वो सारे के सारे जो हैं फर्ज कर लें वो हमारे हो गए 60,000 के, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 लाख में से 20 और 80,000 माइनस हुआ, कितना आ गया, 1,20,000। हमने इंटरेस्ट लोन के ऊपर दिया 30,000, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 90,000, और हमने टैक्स दिया 20,000, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 70,000, ठीक है। लो अब क्लियर होगी बात। मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि मुझे बताएं, ये जो 70,000 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, क्या इतना कैश आया है कंपनी के पास? बच्चों ने जवाब दिया नहीं सर। इसको यार 26 पे करो, पसीना आना चाहिए आजकल। हाँ, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि ये 70,000 जो है ये क्या है, ये इतना कैश इनफ्लो हुआ है? बच्चों ने जवाब दिया नहीं सर। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस 70,000 के अंदर, हाँ, ये प्रॉफिट हो, ये प्रॉफिट भी होता और कैश भी होता। अगर क्या होता, ये सारी की सारी कैश सेल होती, ये सारी की सारी कैश कॉस्ट ऑफ सेल होती, ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल था यही कैश नहीं होना था, ठीक है, क्योंकि इतना कैश थोड़ी आता है जितना नुकसान होता है। कैश तो कम या ज्यादा आता है, नुकसान कुछ और चीज है। ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, फर्ज करें मेरी बुक्स के अंदर एक चीज 100 रुपए की है, तो वो मैंने अगर 80 रुपए की बेची है तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो 100 है, और सेल प्रोसीड कितनी है उसकी, डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है, 80 है। तो क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ये वाला जो लॉस है ये कैश तो नहीं है, कैश तो ये 80 रुपए है जो आया है। तो इसका मतलब जो एसेट को बेचने के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है वो दरअसल कैश नहीं होता। कैश तो सेल प्रोसीड को कहते हैं। लिहाजा ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है ये वाला, ये भी कैश नहीं है। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने इकट्ठे 60,000 लिख दिए, इनमें कोई एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो पेएबल हों, इसका मतलब है वो तो पे नहीं किए हमने, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत इनकम स्टेटमेंट में खर्चा पूरा लेना होता है। इसके अंदर, इस 60,000 के अंदर मुमकिन है डेप्रिसिएशन भी हो, मुमकिन है डेफिनेटली होगी, और डेप्रिसिएशन भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, वो तो एलोकेशन होती है एसेट की कंजम्पशन की,
वो कैश तो नहीं होता, ठीक है। लिहाजा इसी तरह ये मैंने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट में भी मुमकिन है 20,000 मैंने पे कर दिया हो और 10,000 मेरा पेएबल हो, क्लोजिंग पेएबल हो, तो एक्सपेंस तो 30,000 ही बना, लेकिन कैश आउटफ्लो कितना हुआ, वो 20,000 हुआ। इसी तरह ये जो टैक्स है, ये मुमकिन है सारे का सारी मैंने प्रोविजन की हो, पेएबल बुक किया हो, ये सारा ही अभी अगले साल जा, तो कैश आउटफ्लो ये ना हुआ हो, लेकिन एक्सपेंस आ रहा है क्योंकि इस साल की टैक्स कैलकुलेशन इतनी बन रही है। तो तय ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कैश प्रॉफिट नहीं होता। वो क्या है? कैश प्रॉफिट नहीं होता। हमने ये बात साबित कर ली। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब वो कैश प्रॉफिट क्यों नहीं है? वो कैश प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि इसमें उधार सेल के इंपैक्ट शामिल है, इसमें उधार परचेज के इंपैक्ट शामिल हैं। ये जो डिस्पोजल है ये प्रॉफिट है ही नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वो कैश फ्लो है ही नहीं, ये जो डिस्पोजल है ये भी कैश नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट के अंदर कुछ नॉन कैश पोर्शन हो सकता है, टैक्स के अंदर कुछ ऐसा टैक्स एक्सपेंस जो है ये प्रोविजन है, ये कैश पे नहीं हुआ। तो वो वाले फैक्टर जो कि एक्सपेंस तो हैं या इनकम तो हैं, सेल जैसे है, वो इनकम तो हैं लेकिन वो नॉन कैश है। वो वाले कुछ एक्सपेंसेस एक्सपेंस तो हैं लेकिन वो नॉन कैश है। इसका मतलब इस 70,000 के अंदर दो एक कसाफत शामिल है, इसके अंदर एक मिलावट हुई है जो इसे कैश फ्लो नहीं रहने देती। वो मिलावट क्या है? वो मिलावट इसका नॉन कैश होना है। क्या है इसका? इसके अंदर एक मिलावट क्या है? ये इसके अंदर कुछ चीजें नॉन कैश हैं। मसलन क्या नॉन कैश है? अब मैं टर्म्स जो यूज करनी है ना कैश फ्लो में वो यूज करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद नॉन कैश की टर्म यूज करूंगा। नॉन कैश से क्या मुराद है? इस सेल के अंदर कुछ नॉन कैश पोर्शन है जो कि क्लोजिंग रिसीवेबल है, ठीक है। इस परचेज के अंदर नॉन कैश पोर्शन है जो कि क्लोजिंग पेएबल है। ये जो लॉस ऑन नॉन करंट एसेट है ये नॉन कैश है। मैंने अभी आपको बताया भाई कैश तो 80 रुपए आया है, तो ये 20 रुपए तो इस 100 का एक हिस्सा है, यानी ये नॉन कैश है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के अंदर वो नॉन कैश है, या कोई अक्रूवल बुक की हुई है तो उतना पोर्शन नॉन कैश है। इसी तरह इंटरेस्ट के अंदर वो वाला पोर्शन जो अभी अक्रू किया हुआ है हमने सॉरी जो अक्रू किया हुआ है हमने वो नॉन कैश है। टैक्स जो है अगर अक्रू किया हुआ है, पे नहीं किया हुआ, तो वो नॉन कैश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 70,000 का प्रॉफिट है इसके अंदर दो तरह की मिलावट है जो इसे कैश नहीं रहने देती। पहली मिलावट क्या है? कुछ नॉन कैश चीजें इसके अंदर शामिल। क्लियर हुई बात? पूछो जी, जरा हैंड रेज कराओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। क्यों जी ये बात क्लियर हुई जो मैंने अभी आपको समझाई है कि इस 70,000 के अंदर कुछ मिलावटें हैं, उनमें से एक मिलावट कुछ चीजों का नॉन कैश होना है जो इस प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट नहीं रहने देती। ये बात क्लियर हुई है जी? ओके, ऑलमोस्ट क्लियर है जी। ओके, कुछ लोग सो रहे हैं, वो जागें प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर एक और तरह की भी मिलावट है। वो क्या? आपको याद है जब मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं तो उसके अंदर एक दो डिस्कशन मैंने की थी कि कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके बारे में हमारा इख्तलाफ है कि वो बाय नेचर कौन सी एक्टिविटी है। अगर फर्ज करें कि इस 70,000 की कैलकुलेशन में एक तो मैंने नॉन कैश चीजों का फैक्ट निकाल देना है। वो कैसे निकालना है वो सिखाएंगे हम, ठीक है। नॉन कैश चीजों का फैक्ट निकाल देना है। और अगर कोई इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर, अब ये मैं कैश फ्लो बना रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ये ऑपरेशन है ना सारे के सारे। इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो मोर और लेस बिजनेस का ऑपरेशन होती है, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें नॉन ऑपरेशनल भी शामिल होती है। मसलन ये देखें, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट।
आपको याद है मैंने कहा था कि नॉन करंट एसेट बिकेगा या नॉन करंट एसेट खरीदेंगे या बेचेंगे, तो नॉन करंट एसेट का खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसका बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लिहाजा ये जो लॉस या प्रॉफिट अगर इधर होता है ये नॉन कैश है, वो एक अलग इशू है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी। लिहाजा अगर मैंने यहीं से कैश फ्लो निकालना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो मुझे इसका इफेक्ट भी यहां से ओमिट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह जो डेप्रीसिएशन है, एक्सपेंसेस के अंदर जो डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है यहां पर, वो क्या है? वो भी एसेट की एलोकेशन है, और एसेट जब खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और जब वो डेप्रिसिएट होता है तो वो बेसिकली एक्चुअली वो होती तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन वो नॉन कैश है, क्योंकि ऑपरेशन में वो एसेट यूज हो रहा है। खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बेचेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन वो नॉन कैश है, इसलिए हम उसका इफेक्ट भी यहां से निकाल देंगे। और इसी तरह जैसे ये मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई है, इसी तरह आपको याद है जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको क्या कहा है कि स्टैंडर्ड बहस करता है कि इंटरेस्ट और टैक्स जो हैं ये भी प्योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे कि इसको 12 दिन का कैश फ्लो हमने कहाँ लेना है। तो आप फिलहाल यहां से समझ जाएं कि ये जो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होगा, या फर्ज कर लें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हमने कहीं आर्जी इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई बॉन्ड खरीद लिए, बैंक में पैसे डाल दिए, उस पर रिटर्न मिली, तो इनकम होगी ना। वो इनकम कहाँ दिखाएंगे? इधर अदर इनकम में ही दिखाएंगे ना, तो वो इसमें इसकी कैलकुलेशन में आ जाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस की। लेकिन वो भले कैश भी प्रॉफिट मिला है, लेकिन वो क्या है, वो ऑपरेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर कुछ रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लिहाजा अगर अदर इनकम के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कि प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस 70,000 के अंदर क्या हो सकता है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट होता है, इसके अंदर दो तरह की मिलावटें हो सकती हैं जो कि इसे कैश नहीं रहने देती। वो दो मिलावटें क्या हैं? कुछ नॉन कैश आइटम हो सकते हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो सकते हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। हमें क्या करना है? हमें अब हमारे पास दो तरीके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने के लिए। दो तरीके क्या हैं कि मैं इसके पैरेलल एक प्रॉफिट एंड लॉस बना लूं। यहां क्या करूं? एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें सिर्फ कैश लूं, ठीक है, कि जी सेल और रिसीवेबल से कितना कैश आया वो लिखूं, परचेजेस या बाकी डायरेक्ट कॉस्ट में कितना कैश गया, एक्रूवल कॉन्सेप्ट छोड़ दूं, ये देखूं कैश कितना आया, कैश कितना गया, ठीक है। यहां पर मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो कैश ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये अदर इनकम डिस्पोजल मैंने वैसे ही निकाल देना है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ऊपर में से मैंने नॉन कैश इफेक्ट निकाल दिए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से मैंने कहा जी जो डेप्रिसिएशन वो भी निकाल देता हूं, जो अक्रूवल्स हैं वो भी निकाल देता हूं, जो मैंने कैश पे किया वो यहां से माइनस कर दूं, ठीक है। तो यहां जो मैंने इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया वो माइनस कर दूं, जो टैक्स एक्चुअली पे किया वो माइनस कर दूं, तो फिर ये 70,000 जो है ये 70,000 नहीं रहेगा। ये मुमकिन है 60,000 बन जाए, 55,000 बन जाए, 50,000 बन जाए, 90,000 बन जाए, 1,20,000, वो तो डिपेंड करेगा ना कि प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये कैश प्रॉफिट बन जाएगा फॉर द ईयर, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीकाकार तो ये है कि मैं हर एक्टिविटी का अलहदा अलहदा कैश निकालूं। हर एक्टिविटी का क्या करूं? अलहदा अलहदा कैश निकाल लूं। क्या करूं? मैं यहां से इसका कैश निकालूं, इसका निकालूं, ये वैसे ही निकाल दूं, इसमें से कैश एक्सपेंसेस सिर्फ लूं, इंटरेस्ट में से कैश एक्सपेंसेस लूं, टैक्स में से कैश एक्सपेंसेस लूं, और फिर उन सबको जैसे मैंने कल कैश अकाउंट से
सबको जमा मनफी करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाला था वो निकाल लूँ। एक तरीका ये है, और इस मेथड को इसको हम डायरेक्ट कैश फ्लो कहते हैं कि मैंने क्या किया, हर एक्टिविटी का डायरेक्ट कैश फ्लो निकाला, इसका अलहदा निकाला, इसका अलहदा निकाला, इसे वैसे ही फारग कर दिया, इसका अलहदा निकाला, इसका अलहदा निकाला, इसका अलहदा, और फिर इनको प्लस माइनस करके मैंने कैश प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दरअसल कैश इनफ्लो है। क्यों जी, ये बात भी समझ लगी आप लोगों को? हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करें जी जिन लोगों को मेरी ये बात समझ लग गई है। क्विक क्विक, शाबाश। ओके, डन, ऑलमोस्ट डन। ओके जी, तो ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो कैलकुलेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट कैश फ्लो इस तरह से कैलकुलेट करना है। यानी मुझे ये देखना है, मुझे सेल वेल नहीं देखनी, मुझे ये देखना है कि इस साल मुझे पैसे कितने आए। अब जरा इसके अंदर तवज्जो करें, जब मैं कहता हूं इस साल मुझे पैसे कितने आए, तो उसके अंदर जो ओपनिंग रिसीवेबल थे, यानी पिछले साल जो उधार बेचा था, उसके पैसे जो इस साल आएंगे वो भी इसी साल का कैश इनफ्लो गिना जाएगा। और जो इस साल मैंने सेल की और उसका कैश भी इसी साल आया, वो भी कैश इनफ्लो गिना जाएगा। और जो इस साल मैंने सेल की और उसके पैसे अभी नहीं आए, वो कैश सेल नहीं गिनी। अक्रूवल और कैश कॉन्सेप्ट में फर्क ही ये है ना कि कैश में जब कैश आता है तब सेल है, चाहे वो पिछले साल का था, अगले साल का था। मसलन कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया कस्टमर्स ने, वो भी कैश सेल कंसिडर किया जाएगा। कुछ लोगों ने पिछले साल के पैसे अभी दिए हैं, वो भी कैश सेल कंसिडर किया जाएगा। और इस साल में जो चीजें बेची हैं, चाहे उधार चाहे कैश, और उनका कैश भी इसी साल आ गया, कैश वालों को तो आ ही गया, उधार वालों का भी अगर आ गया तो वो कैश सेल कंसिडर की जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवल मेरे पास हो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल फॉर द ईयर मेरे पास हो, कल मैंने आपको बना के बताया था, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल एंड डेटर है वो कहां से निकाल सकता हूं, वो डेटर कंट्रोल अकाउंट बना के निकाल सकता हूं। समझ आ रही बात की? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट मेथड से सेल्स का कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह मैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट बना के मैं कैश परचेजेस निकाल लूं, और उन कैश परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करके मैं अल्टीमेटली मैं कंजम्पशन, मेरे पास ये कंजम्पशन है कॉस्ट ऑफ सेल, इसको मैं रिवर्स चल के परचेजेस निकाल लूंगा, और पेएबल कंट्रोल अकाउंट बना के मैं कैश पेड फॉर परचेजेस एंड पेएबल्स निकाल। ये दो मेन वर्किंग है। क्या वर्किंग है जी, देखें जरा। अच्छा जी, मैंने कहा मुझे डाटा दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अब जरा एक्टिविटी टू एक्टिविटी चल के देखते हैं। लाइक जब मैं सेल की बात करता हूं तो मेरे पास ये ओपनिंग डाटा यहां लिखा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मुझे जो रिसीवेबल दिए हुए हैं, अगर वो 60,000 दिए हुए हैं ओपनिंग, और क्लोजिंग रिसीवेबल अगर मुझे 40,000 दिए हुए हैं, ठीक है, और अगर मुझे ये बताया गया है यहां पर कि जी सेल्स फॉर द ईयर जो है, जो कि मेरी इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रही है, वो फर्ज कर लें 3 लाख रुपए, ठीक है, और मुझे कोई अभी डिटेल नहीं बताई हुई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार सेल और रिसीवेबल से मुझे कितना कैश आया है,
तो कितना आया होगा? हम सिंपल बात है कि ये 60,000 पहले आए, एक तो ये आए, और इस 3 लाख में से 40,000 नहीं आया। अब वो कौन से आए कौन से नहीं आए इस बात को छोड़ दें, ठीक है। 60,000 ये आ गया, 3 लाख की और सेल कर दी, उस 3 में से 40 नहीं आया, ठीक है। 3 में से 40 नहीं आया, बाकी कितना बचा? 2,60,000 वो आ गया, और जो ओपनिंग 60,000 था वो भी रिसीव हो गया। इसका मतलब एक्रूअल बेसिस की सेल 3 लाख है और कैश बेसिस की सेल 3,20,000, ठीक है। इसको आप रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना के भी इस चीज को एलैबोरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गया रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। देखें, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 40,000, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर कितनी है? अब इसमें हम जब इस तरह कैश फ्लो में काम करते हैं तो सारी सेल एक किस्म की उधार समझ लेते हैं। तो अगर ये सारी उधार सेल है तो ये 3 लाख इधर आएगी, ऐसे ही है। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट से ये यहां चली गई। सेकंड फैक्ट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, एंट्री क्या है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट टू सेल, और सेल अकाउंट यहां क्लोज होके आ गया। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, ये देखें यहां पर, ठीक है, तो ये 3,60,000, ये 3,60,000, इसमें से 40 माइनस किया तो 3,20,000। इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री ये होती है। तो क्या हुआ भाई? एंट्री ये हुई रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट और कैश डेबिट। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल एंड रिसीवेबल कितना निकला है? 3,20,000। ये बात क्लियर हुई है जी सबको? पूछो जी जरा, मुझे मजबूरी है इस चैप्टर में, मुझे थोड़ा पूछ पूछ के चलना पड़ेगा। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर हुई है कि हमने किस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल और सेल्स फॉर द ईयर को मिला के उससे कैश रिसीव्ड निकालना। आगे जाके इसमें कुछ और फैक्टर भी, बैड डेट्स की भी एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविजन की भी करेंगे, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट समझें। ओके, ऑलमोस्ट क्लियर है जी लोगों को। अब आ जाएं परचेजेस के ऊपर। परचेजेस में ऐसे, परचेजेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है वो तो उधार सेल होती है, लेकिन परचेजेस के अंदर जो फिगर दी हुई होती है इनकम स्टेटमेंट में, वो परचेजेस नहीं होती, वो दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो उसका आउटफ्लो निकालने के लिए एक्चुअली एक स्टेप एडिशनल करना पड़ता है। मसलन फर्ज करें यहां कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ है आपका कितनी, अभी ये ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल हमारी, नहीं भाई कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा 3 लाख थी, वो 5 लाख थी। चलो हम खुद ही को फिगर ले लेते हैं, सॉरी वो चला जाए भाई। ओके, हम कोई फिगर और ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं नहीं 1,40,000 में ले लेते हैं, ठीक है। अब पेएबल कंट्रोल अकाउंट बना के उसके अंदर ओपनिंग पेएबल क्लोजिंग पेएबल लिख के और ये अमाउंट वहां लिख के कैश फ्लो नहीं निकलना, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। पेएबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर परचेजेस फॉर द ईयर जाती हैं, ना कि कॉस्ट ऑफ सेल जाती है। तो लिहाजा पहले क्या करें? पहले आप परचेजेस निकालेंगे। अब परचेजेस निकालने के लिए उसने एक और ओपनिंग डाटा आपको दिया हुआ है, और वो ओपनिंग डाटा क्या है? वो ओपनिंग डाटा है, ये मैं मिटाने लगा हूं, सारे का भी कुछ हिसाब किताब है ना, छोटा बड़ा होता है। अच्छा, वो जो ओपनिंग डाटा दिया हुआ है मैं यहां लिखने लगा हूं, वो है इन्वेंट्री का। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, अच्छा जी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 ये दी हुई, ठीक है।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाएंगे। सिखाया हुआ है मैंने इंट्रो में कॉस्ट ऑफ सेल। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, और इधर क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 15,000, याद। और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ये क्या होती है, एंट्री क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही जाती है ना। यहाँ पर ये कंप्रीहेंसिव इनकम में यहां से जाती है कितनी, 1,40,000। अब यार जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्या होगी, वो दरअसल परचेजेस होंगी, टोटल परचेजेस होंगी, कैश उधार सब शामिल है। यानी कैश फ्लो के अंदर हम उसे कहेंगे उधार परचेजेस। कितनी निकली, 1,55,000, ये बड़ा टोटल है। 1,55,000 में से 10,000 माइनस किया तो 1,45,000, ये उधार परचेजेस निकली। कॉस्ट ऑफ सेल 1,40,000 थी, लेकिन उधार परचेजेस कितने निकली, 1,45,000। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई हैं, उनके अंदर एक और डाटा दिया हुआ है, वो किस चीज का है, ये मैं ब्लू से लिखने लगा हूं, पेएबल दिए हुए हैं। ओपनिंग पेएबल हैं 25,000, क्लोजिंग पेएबल हैं 30,000। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग पेएबल और परचेजेस फॉर द ईयर्स के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा, कैश पेड फॉर परचेजेस एंड पेएबल। ठीक है, यहां उसका अकाउंट बनाएंगे, ये रहा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पेएबल कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका पेएबल का, 25,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 30,000। अब इसकी बैलेंसिंग करें, और परचेजेस कितनी है, क्रेडिट परचेजेस 1,45,000, वो पेएबल में क्रेडिट होती है ना। एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट, ये परचेज। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, ये देखें 1,70,000, 1,70,000 में से मैंने 30,000 माइनस किया तो 1,40,000, ये क्या आ गया, कैश पेड। ये इत्तेफाक है कि ये मेरी फिगर मैच कर गई है, जरूरी नहीं ऐसे हो। वो मैंने रिसीवेबल अगर मैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दूं, कर लेते हैं बल्कि, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं भी इसको चेंज करता हूँ, ये वाले जो है ना हमारे, इसको आप ऐसा करें, इसको आप कर दें, इसको 40,000 कर दें, अभी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको भी चेंज करता हूँ फिगर को। क्लोजिंग पेएबल ये मैंने चेंज कर दी, ये कितने हो गए, 40,000। ठीक है जी, तो ये फिगर मेरी, ये भी चेंज हो जाएगी। ये फिगर कितनी है जी, ये देखिए, अब ये देखें, ये कितना हुआ, 1,70,000, 1,70,40 माइनस किया तो 1,30,000। ये क्या हो जाएगा, ये कैश आउटफ्लो फॉर परचेजेस एंड पेएबल्स। क्या हुआ, मैं डायरेक्ट हर एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना शुरू कर दिया। सेल्स का अलग निकल आया, सेल्स का कितना निकला था, अभी हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, परचेजेस का कितना निकला, 1,30,000, वो सेल्स वाला इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। ठीक है, एंड सो ऑन। मैं हर एक्सपेंस का, अगर उसके अंदर कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है या इवन प्रीपेड है, तो मैं उसका कैश फ्लो निकाल सकता। जो नॉन कैश होगा वो लाइक डेप्रिसिएशन है, उसको वैसे ही नहीं लूंगा एक्सपेंसेस में। जो नॉन ऑपरेटिंग होगा, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल, वो वैसे ही निकाल दूंगा। तो जब ये सारे कैश फ्लो निकल आएंगे, प्योर कैश फ्लो और प्योर ऑपरेशन के कैश फ्लो निकल आएंगे, तो उनको प्लस माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वाला जो मेथड है, जिसके अंदर हम हर एक्टिविटी का, हर इनकम का, हर एक्सपेंस का जो कि ऑपरेटिंग है, उसका कैश फ्लो अलग-अलग निकाल के
प्लस माइनस करके और नेट कैश फ्लो निकालते हैं, इसे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों जी, क्लियर हुई है बात? बताएं जी सर। ओके, वेरी नाइस। अब सारे लोग हाथ डाउन कर लें जरा, लोअर योर हैंड्स प्लीज, लोअर योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स। अब वो बंदा हैंड रेज करे हु हैज सम क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जी हसन। जी मोहम्मद हसन। सॉरी सर, वो अनम्यूट करना था। सर वो जिस तरह आपने ये बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो रिसीवेबल सेल के रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी तो बैड डेट्स और वो रिटर्न हाँ, होती है। तो जब अगर होंगे उनका इफेक्ट लेंगे। मैंने आपको खुद बता दिया कि अभी ये एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कैश फ्लो निकलना ऐसे है, आगे जाके वो चीजें ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। सर वो एक और चीज के डेप्रिसिएशन आपने बताया कि ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, इसको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन ये नॉन कैश है, क्योंकि ऑपरेशन में मशीनें यूज होती हैं, उनसे प्रोडक्शन बनती है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन ये नॉन कैश है, तो इसको नहीं लेंगे। सर ये इन्वेस्टिंग में नहीं, इसको यानी कि जो मशीनरी एसेट का खरीदना इन्वेस्टिंग है, एसेट का बेचना इन्वेस्टिंग है, लेकिन एसेट का डेप्रिसिएट होना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है सर। और तो सर इसको कहाँ पे, सर इसको 3 कैश फ्लो में कहाँ पे ग्रुप करेंगे अगर करना हो तो? ये कैश फ्लो है ही नहीं तो इसको ग्रुप कहाँ करूं? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो थोड़ी है, ये तो एंट्री होती है कि जी एसेट क्रेडिट हो जाता है, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हो जाती है और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाती है। इसमें कहीं कैश डेबिट क्रेडिट हुआ? कैश फ्लो की पहचान ये होती है कि उसमें कैश आ या जा रहा हो। डेप्रिसिएशन होने में कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, एसेट खरीदने में कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। थैंक यू सर। सर एक और बात, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है सर, इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे? ये लेंगे नहीं यार, मैं आपको क्या बार बार बताई जा रहा हूं कि एसेट का खरीदना और बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो बेसिकली ये कैश फ्लो नहीं है और ना ही ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसका कैश फ्लो जितने की ये चीज बिकी है वो कैश फ्लो है और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। ओके सर, थैंक यू सर। जी अदनान मिर्जा। जी अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, अगर हमने जैसे कंपनी ने बॉन्ड्स यानी किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया सर, उसकी जो इनकम आएगी सर वो ऑपरेटिंग होगी कि वो इन्वेस्टिंग होगी? भाई मैंने अभी एग्जांपल भी दी है, वो इन्वेस्टिंग होगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, उसे ऑपरेटिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बस जी यहां तक रहेंगे। किताब निकालें जी जरा। सॉरी ये छोड़े मत, लोग फौरन भागना शुरू हो गए, पहले पूरी बात सुन लें मेरी। निकालो जी जरा, आगे चलो। या एक मिनट पीछे जाओ। ये आप लोगों ने पढ़ के आना है जी, कैश फ्लोज, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फॉर बिजनेस। आगे चलो जी। ठीक है, ये भी पढ़ के आना है, ये भी पढ़ के आना है। आगे चलो जी, ये सब बातें मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, ये पढ़ के आना है। कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी पढ़ के आना है, सब पढ़ के आना है। ये सारी बातें जो ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो कहता है कैश फ्लो नहीं होते, जो आज हम बातें कर रहे हैं। द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन करंट एसेट, ये कैश फ्लो नहीं होते, ये सब आपने पढ़ के आना है। आगे चलो जी। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको पढ़िएगा और छोटा सा नीचे इसकी डिस्कशन हुई इसी के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग, सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं बता चुका हूँ कि कैश, बैंक बैलेंसेस, प्राइस बॉन्ड। आगे चलो जी, ये देखो डेफिनेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही चल रही है। ठीक है, आगे चलो जी, ये सब वही है। ठीक है, आगे चलें। ये देखें ये कल जो मैंने, कल नहीं परसों भी नहीं, पहले दिन मैंने जो काम आखिर पे किया था,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये मैंने निकाला था नेट कैश इनफ्लो फॉर द पीरियड ये, और फिर ओपनिंग उसमें ऐड करके क्लोजिंग लेस कर दिया था। तो क्या हो गया था, कैश एंड कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, वो रिकॉन्सिलेशन बनाई थी, ये वो वाली रिकॉन्सिलेशन है। आगे चलें, ठीक है। द सेक्शंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बता दिए यार, हमें बोंगियां मारी जा रहा है। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आगे चलो जी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये उसने क्या किया, ये आपको उसने बताना शुरू कर दिया, ये भी आपने पढ़ के आना है, ठीक है। कि जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन विच इज द कैश फ्लो फ्रॉम सेल लेस द कैश पेमेंट्स एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन लेस इन इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स पेड, ठीक है। ये नेट कैश निकल आएगा। आगे चलो जी, ये भी वही सारी चीजें उसने कि इसमें कौन कौन से खर्चे जो है वो हमने माइनस करने, ऑपरेशन के अंदर सारे खर्चे माइनस करने हैं, जो नहीं करने मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन नहीं करनी, या कोई लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो नहीं करना, कोई इनकम ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो नहीं लेना, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेना। आगे चलो, ठीक है जी, बस जी यहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने इसको स्टडी करके आना है अच्छे तरीके से, एक एक लाइन पढ़ के आइएगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ी होगी तो कैश फ्लो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह, कल नहीं बल्कि परसों, तो कल शायद क्लास नहीं होती, तो परसों इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ज़बान में रखे।